नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और बात करेंगे आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी हम जो पढ़ रहे हैं 2025 में, वो है 1872 वाला एक्ट। जी हाँ, अपने आप में एक धरोहर धरोहर इसलिए क्योंकि बहुत ही पुराना एक्ट है और बड़ा ही एसेंशियल एक्ट है। आज की मेरी डेली रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कोई अगर एक्ट है, तो ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं और पिज़्ज़ा का जो बेस होता है, वो बेस अगर है तो वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो एक्ट आपके देश के, हमारे देश के रग रग में बसा हुआ है। वो एक जड़ की तरह फैला हुआ है और उस एक्ट से आप अपने आप को निजात नहीं दिला सकते। बोला जाए आसान भाषा में तो एकदम एसेंशियल कोई अगर एक्ट है जो बेस बनाता है आपके किसी भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी फर्दर किसी एलियड लॉज को, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी कि सर इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट क्या होता है, हम देखते हैं। एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, पता है इंडिया के साथ क्या है। हम आज भी भाइयों में अगर हम बात करें तो हम हिंदी मेथडोलॉजी से, हिंदू मेथडोलॉजी से या पुराने मेथडोलॉजी से चलते हैं, जबकि हमारा जो एक्ट है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट है। हाँ जी हाँ, मैक्सिमम एक्ट जो है वो अंग्रेजों के बनाए हुए एक्ट है। अंग्रेजों के जो बनाए हुए एक्ट होते हैं उनका जो कंसेप्ट होता है वो होता है इंडिविजुअलिटी पे। किस पे? इंडिविजुअलिटी पे। और हम जिस विचारधारा से जीते हैं वहाँ पर हम भाई भाई एक होकर, फैमिली, परिवार, वैसी सोच रखने वाला एक्ट लेकर दिमाग में चलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। राम और लक्ष्मण दो भाई हुआ करते थे रामायण के समय में। आज के कलयुग में भी है राम और लक्ष्मण। राम ने लक्ष्मण से 10 लाख रुपए मांगे और लक्ष्मण ने सिर्फ इतना कह दिया राम को कि भाई मैं 10 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको हम नोटिफाई करवाएंगे, उसको हम सर्टिफाई करवाएंगे, उसको हम एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनवाएंगे कि आप मेरे से ये पैसे ले रहे हो जो इतने समय के बाद आप मुझे लौटा दोगे। बस शुरू हो गया। राम ने कहा लक्ष्मण से कि अब तो ये रिश्ता ही खत्म हो गया, तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है, फलाना ढिमकाना। लक्ष्मण ने बोला भाई अब हम सतयुग में नहीं जी रहे हैं, हम तो अब कलयुग में जी रहे हैं। कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो मुझे तो कोर्ट पे जाना होगा, और जब मैं कोर्ट पे जाऊंगा तो इस इंडिया में, इंडिया वाले जो रिपब्लिक कंट्री है, वहाँ पर एक एक्ट चलता है जिसका नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और वो एक्ट बोलेगा कि भैया कहाँ था तुम्हारा एग्रीमेंट, था कहाँ था तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं कैसे मान लूँ कि राम ने तुमसे पैसे लिए और क्या क्या बात पे पैसे लिए, वो तुम्हारा आपसी मामला हो गया फिर। तो इन सारी चीज़ों से समझ आया, इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप चीज़ों को समझे, जाने और सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में उतारे। तो समझ में आया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये सारी चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। यस, प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, सब एक तरफ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरफ, जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात ये होगी कि इस एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए इस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर सीधा सीधा हम बात करते हैं वो ये है आपका, दैट इज बिजनेस लॉ एन एग्रीमेंट एंड इट्स इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ। देखो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है बिजनेस लॉ, ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप अभी एलएलबी पे नहीं जा रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स जब पढ़ रहे हैं तो आपको बिजनेस का इन्वायरमेंट समझ में आना चाहिए। बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है, बायर ने सेलर से कुछ खरीदा, सेलर मुकर गया, राइट, कुछ एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट से मुकर गया। वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो शुरुआत हुआ वहाँ तक जाते जाते तो कई चीज़ें हो जाएंगी कि वो जो आपने एग्रीमेंट किया वो वैलिड था या नहीं था, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो वैलिड था या नहीं था, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो वॉइडेबल तो नहीं था। ऐसी कई चीज़ें हमें सीखने जानने को मिलेगी। सर, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया इलीगल किसी बिजनेस के लिए, बट लीगल वे में गया बेचारा, वैलिड एग्रीमेंट बना लिया। तो ये मज़ेदार बात हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वाइज तो वो राइट है, इलीगल चीज़ों का काम कर रहा वहाँ वो रॉन्ग है। और हमने पहले भी लॉ की क्लास में बात की थी, इफ़ बट एंड और
इससे गेम बदल जाता है। हमने पहले भी बात की थी कि जब आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में हमेशा आपको दो मुँहा आंसर मिलेंगे। दो मुँहा मतलब एक तरफ ये बोला जाएगा जी हाँ ये हो सकता है, सब्जेक्ट टू यू आर माई, नहीं क्या, यू आर वेरी स्पेशल टू मी लाइक अ फ्रेंड, यू आर वेरी स्पेशल टू मी लाइक अ फ्रेंड, राइट। तो आप ऐसी चीजें लॉ वाइज जहाँ पर सीधा आंसर नहीं मिल रहा है तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, जानने में बड़ा मजा आएगा और ये समझ आएगा कि लॉ तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं एग्रीमेंट एंड इट्स इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस, वादा, एवरी प्रॉमिस, वादा, कलर कर देता हूँ, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, सीधा एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस की ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, चारों चीज हो गई तो आप माने जाएंगे। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर, कंसिडरेशन का मतलब होता है रुपया पैसा, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लिख लो इसको कहीं पे आगे आएगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हर चीजों में कुछ एग्जाम्पन्स है, प्यार मोहब्बत में कंसिडरेशन नहीं होता, वो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे आगे जाके, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। मैं आपको ये माल बेचूंगा, बेच दिया गया, पैसा इतना लिया या दिया जाएगा ये भी कंफर्म हो गया, राइट। तो व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। The following points emerge from the above definition when the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted. Assent मतलब होता है रजामंदी, assent मतलब होता है रजामंदी, right? The accepted proposal becomes a promise. जो proposal, भैया दुकानदार को आप बोले भैया ये बिकने को है क्या, मैं खरीद लूँ क्या, सामने वाला बोला हाँ ठीक है, तब ये हो गया प्रॉमिस, ठीक है। तो एक्सेप्टेड हो गया, प्रॉमिस बन गया। अब एग्रीमेंट क्या हो गया, ऑफर या प्रपोजल, एक्सेप्टेंस हो गया, कितने रुपए में होगा, तीनों मिलाकर बन गया आपके लिए एग्रीमेंट। ऑफर, राइट, ऑफर प्रपोजल, ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, तीनों मिला के बन गया आपके लिए एग्रीमेंट, राइट। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये पॉइंट के लिए तो आप पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो पढ़ने की दरकार क्या थी, ठीक है। विच मीन्स ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विच मीन्स ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। Thus, from the above definition, it can be concluded that contract is equal to agreement plus enforceability by law. तो इसका मतलब सर कुछ एग्रीमेंट जो है वो बिना इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी क्या एग्रीमेंट माने जाएंगे, माने जाएंगे। दिक्कत क्या है, जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, लॉ का जन्म क्यों हुआ, राम राज्य है तो लॉ की जरूरत नहीं है शायद, लेकिन ये जो वादा फरोख्ती होती है, वादों से मुकरना होता है, तब लॉ काम आता है, तब लॉ काम आता है। तो इसके लिए फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में जुड़ी हुई है, वहाँ पर क्यों हमारे को बोला जाता है कि इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो, एक वकील के पास जाकर इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो, कोर्ट से स्टैंप लगवा लो, क्यों बोला जाता है, ताकि उसका उस डॉक्यूमेंट का लीगलिटी प्रूव हो जाए, वो अपने आप में एक एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, और उसके बाद कल को कोई भी अपने चीज़ों से मुकरता है तो यू कैन गो विद द SUE, आप केस कर सकते हो सामने वाले के ऊपर में। अगर यही चीज़ आपस आपस में है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला तेरे को 5 पेंसिल दूंगा, दूसरे दोस्त ने बोला जा भाग झूठे नहीं दूंगा, कोई कुछ कर लेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं कर सकता, रोध हो सकता है खाली, इसके अलावा। लेकिन किसी ने किसी को बोला कि ला मैं तुझे पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री दूंगा 50 लाख में, 50 लाख में, और उन्होंने इस चीज़ को रजिस्टर्ड नहीं करवाया अभी तक, ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ वाला कोई काम नहीं किया और अपने वादे से मुकर गया, कुछ कर सकता है, अभी भी नहीं कर सकता सर, दिक्कत आएगी बहुत। लेकिन वही जब एग्रीमेंट बना, उसी समय एक ऑफर दिया कि भाई मैं तेरा ये पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री खरीद सकता हूँ, और सामने वाला बोला हाँ, एक्सेप्ट कर लिया, और डिसाइड हो गया 50 लाख में। तो सर ये जो 1, 2 और 3 है, इसमें से कुछ भी एक मिसिंग हुआ तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, बहुत सही पकड़े हो, नहीं माना जाएगा। अगर
कंसिडरेशन नहीं है, एक्सेप्शंस है, उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है। क्या क्या हो गया सर? PAC प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, और C बोले तो कंसिडरेशन। तो PAC पैक होना बहुत जरूरी है एग्रीमेंट के लिए, पैक नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट। तो प्रपोजल, राइट, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। सर मैंने प्रपोज किया, सामने वाला नहीं माना, मैंने छीन लिया, बचपन में हुआ होगा, मेरे साथ हुआ था। कंसेंट, कंसेंट बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरे को किसी दूसरे आर्टिस्ट का कुछ पसंद आया, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा ड्राइंग किया था, तो मेरे को वो ड्राइंग बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, उसको बोला भाई मेरे को दे दे। मदर टेरेसा बनाया था उसने चारकोल से, एंड मदर टेरेसा चारकोल से, वाइट पेपर पर ब्लैक चारकोल से, ऑसम। मैंने उसको एक बार बोला, दो बार बोला, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब बड़े हो गए हैं, बचपन में गलतियाँ सबसे हुई है। उसको मैंने ऑफर किया, भाई मेरे को ये ड्राइंग दे दे, माना नहीं। दो चार बार ऑफर किया, माना नहीं। कंसिडरेशन तो होता ही नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे थे, मैंने फिर भी उसको कंसिडरेशन बोला कि तू मेरे से कुछ पैसे ले ले, तब भी नहीं माना। एक्सेप्टेंस नहीं आया, ऑफर आया, मैंने प्रपोजल दिया, मैंने ऑफर दिया, वो माना नहीं। कंसिडरेशन भी ऑफर किया, तब भी माना नहीं। लास्ट में मैंने वो कॉपी उसकी हटा दी उसके बैग से, अपना समझा उस कॉपी को, अपने बैग में डाल लिया। बचपन की घटना, राइट, राइट। तो सर ये तो दिस इज नॉट गुड। अरे गुड बैड छोड़ो, पहले ये समझो कि वो एग्रीमेंट हुआ क्या? वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। वहीं पे अगर मैं उसको बोल देता भाई तेरी मेहनत है, चल मैं इस पिक्चर के लिए तुझे 50 रुपये दूंगा, मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, तब वो एग्रीमेंट बन गया। अब उसने वो एग्रीमेंट में जब क्या हुआ ये भी बता देता हूँ। फिर हुआ हमारा एक एग्जाम वर्क एजुकेशन का, उसके ऊपर मेरी वो हिम्मत देखो, हिम्मत, यू विल फील प्राउड कि सर तो खतरनाक आदमी निकले। मैंने उस वर्क एजुकेशन की फाइल के ऊपर में सबसे ऊपर में वही पिक्चर लगाई, क्योंकि बहुत बहुत उम्दा पिक्चर थी। और जब वो वर्क एजुकेशन की फाइल उसके सामने गई, बोलते भाई ये तो मेरी पिक्चर है, ये लगता है मेरी कॉपी से गायब हुआ है। मैंने कहा भाई मैंने तो ऑफर रखा था, कंसिडरेशन भी रखा, खाली तूने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तब तक लॉ का इतना नॉलेज नहीं था। देन ही टोल्ड मी, आगे स्टोरी का अच्छा साइड, ही टोल्ड मी कि कोई बात नहीं है, ये तो मेरे को ही चाहिए अभी भी, मैं तेरे को दूसरा बना के दे दूँगा। एंड फिर मैंने उस चीज़ के लिए उसको उस ज़माने में 50 रुपीज़ के आसपास दिया था, और कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट को अंजाम दिया, जहाँ पे मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, एक कंसिडरेशन डिसाइड हुआ कि एज एन आर्टिस्ट वो एक सुंदर सी वापस से मदर टेरेसा की फ़ोटो चारकोल वाली वाइट पेपर पे मुझे बना के। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन तीनों चीज़ों का होना, राइट। मेरी स्टोरी में अच्छी चीज़ों को लेना, प्लीज़ बुरी चीज़ों को मत लेना। हर समय ये नहीं होगा कि अच्छे दोस्त मिले, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, सारे दोस्त एक से नहीं होते हैं। बुरा दोस्त होता तो शायद वो लीगल केस पे जाता, बट लीगल केस पे जब तक जाता तब तक बात अलग लेवल पे पहुंच जाती। बट कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रूप ले लेता है। छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन जब आप बिजनेस के परस्पेक्ट से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो एक बिजनेस लॉ कैसे उसको अफेक्ट कर रहा है, इन एक एक्ट उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट कैसे बन जाता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने और समझने को। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ, ये ज़रूरी हो जाता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो इसको मार्क कर लो। मीनिंग क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो एक तो प्रॉमिस ले लो यहाँ पर, और एक कंसिडरेशन ले लो यहाँ पर। टैक सर यही बात चल रहा था, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दैट इज एग्रीमेंट है और लॉ है, लीगल लॉ है, एग्रीमेंट है। तो सर इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो ना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट के अंदर क्या बोला गया? कंसिडरेशन होना चाहिए और प्रॉमिस होना चाहिए। तो इसका मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ए आ रहा है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एग्रीमेंट या ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हो सकता है इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ ना हो, थोड़ा सा
स्मार्टली इसको फॉर्मूला पे ध्यान देना, समझ जाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट, स्कोप। इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट. It is used in a narrow sense with the specification that a contract is only a legally enforceable agreement. देखो, सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लीगल फॉर्म में नहीं है तब फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. राइट, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. ठीक है. Third point, it may not create a legal obligation. It may not create a legal obligation. And agreement does not always grant rights to the parties. ठीक है, जो मैंने आप बताया, मैंने फ्रेंड को बोला, वो भी एक एग्रीमेंट था कि वो मेरे को मदर टेरेसा की फ़ोटो दोबारा से बना के देगा और मैं उसके लिए उसको 50 रुपये दूंगा. वो एग्रीमेंट था. उस ज़माने में इतना आइडिया नहीं था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वाइज भी जा सकते. वही सोचो आज के डेट में आलोक दहिया अगर किसी बड़े पेंटर से 5 करोड़ की पेंटिंग परचेज करने के लिए जाए, सुनना एकदम सीरियस नोट पे है, 5 करोड़ की पेंटिंग परचेज करने को जाए, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तुम अपने आप से सोच के आंसर. सर करेंगे. हाँ सर करेंगे, एकदम करेंगे. वो बोलेगा मुझे, मैं तो बना रहा हूँ, मैं तो बना रहा हूँ, मैं तो बना रहा हूँ, तब तक मैं उसको 2 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ बोला आधा पैसा दे दीजिए, मैं उसको 5 करोड़ के बदले 2.5 करोड़ दे दिया. 2.5 करोड़ कम नहीं होता है. और आपको पता है पेंटिंग एक ऐसा एसेट क्लास होता है जहाँ लोग 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ भी खर्च कर देते हैं पेंटिंग के लिए. 1-1 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़. तो मैं तो 2.5 करोड़ दे दिया. 2.5 करोड़ कम नहीं होता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे सर, एकदम जाएंगे. हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखवा ले आप कि ये जो पेंटिंग वो बना के दे रहे फिर वो किसी और को ना बना के दे सकते हैं. हाँ, एक्सक्लूसिव राइट्स बोलते हैं उसको. कर सकते हैं सर, वो भी कर सकते हैं. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब समझ रहे हो ना. एग्रीमेंट के समय में बचपन बचपन की मदर टेरेसा का फोटो, अभी बुढ़ापे की मदर टेरेसा का फोटो मेरे केस में, राइट. 5 करोड़ कंसिडरेशन का अमाउंट, तब आपको कहीं ना कहीं जरूरत है किसकी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की. नेक्स्ट, नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. नेसेसरली है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी. कुछ ना कुछ तो राइट्स मिलेगा. सर 2.5 करोड़ देने के बाद आप मुकर गए कि जा नहीं खरीदूंगा, जो करना कर ले. हाँ सर, ये भी हो सकता है. तो सामने वाला को भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहिए था, हम बनवाया ना इसीलिए. सर आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ देने के बाद वो अचानक बोलता है कि मैं तो भगवान को प्यारा हो गया. उस केस में रिफंडेबल का क्लॉज डलवा सकते हैं कि कल को अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे पैसे वापस मुझे मिलेंगे. तो समझ रहे हो, डायनामिज्म, फुल ऑफ डायनामिज्म. क्यों जरूरत है, ये बात समझाना चाह रहा हूँ. ये लीगल लॉ में देखो, लॉ में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन जब ये समझ आ जाएगा ना कि इसका मतलब क्या है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. नेक्स्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. जैसा हमने पहले भी बोला, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो भी, जब आप एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ का ठप्पा लगवा लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ए बन जाता है सी, ए बन जाता है सी. ठीक है, क्लियर. नाउ द पॉइंट इज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द पॉइंट इज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या चीज़ है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है? ओ ओए ओए, कोई मूवी याद आ रही है? तुषार कपूर, राइट. वैसा कोई एक इंसान मिल जाए जो लुनेटिक हो, बुद्धि नहीं हो, राइट. आपको लगता है कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट. छोटे बच्चे को आपने बोला बाबू चॉकलेट खाएगा, बाबू बोला हाँ खाएगा, दिला दिया. बाबू आज से तेरा घर मेरा, अंकल का. हाँ, बोला हाँ. जाके उसके पापा को बोले आपके बेटे ने ना अपना घर बेच दिया मुझे. कोई कंसिडरेशन ही नहीं मांगा. बाप बोलेगा अच्छा बिना कंसिडरेशन के तो पहले एग्रीमेंट ही नहीं होगा. और उसके बाद वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि भैया वो वहां पर 18 साल से कम का है. एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको मेजर होना पड़ता है. क्या? नॉट वो वाला मेजर नहीं रे भाई. मेजर मतलब उम्र से 18+. अगर 18+ नहीं है तो आप माइनर है, और माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. इसलिए बहुत सारे बच्चे आज भी डीमैट अकाउंट बेचारे नहीं खुलवा पाते, सब्जेक्ट टू कुछ रूल्स रेगुलेशन है, राइट. नॉमिनी नहीं बन पाते क्योंकि वो 18+ नहीं होते. तो ये 18+ ऐसी सेलिब्रेट नहीं किया जाता. बहुत सारे राइट्स मिलते हैं जब आप 18+ में एंटर कर जाते हैं. क्लियर है, बात कर लेते हैं.
एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है एज गिवन बाय द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो सेक्शंस लिखना जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, और उल्टा ये होगा कि आप पूरा प्रोविजन राइट लिख कर आए, सेक्शन गलत लिख कर आए तो मार्क्स कट जाएगा। राइट, ये भी लॉ है, इसको समझ लो। आप सेक्शन लिख के आए, आप पूरा प्रोविजन लिखे, प्रोविजन मतलब हर एक सेक्शन में प्रोविजन होता है, प्रोविजन मतलब कि ये सेक्शन क्या कहता है, आप वो पूरा राइट लिख कर आए, लेकिन आप सेक्शन 10 के बदले सेक्शन 8 लिख दिए। कॉपी चेकर को नियम है, आपका कॉपी चेक कोई ऐसे वैसे आदमी करेंगे नहीं, ऑब्वियस है, वो एक बढ़िया रिकॉग्नाइज पर्सन जो खुद इस फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं, वो जब करेंगे तो ये बोलेंगे बताओ सेक्शन ही गलत लिख दिया। और जहाँ सेक्शन आप गलत लिख दिए, उसके बाद अगर राइट प्रोविजन भी होगा उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, मैथ नहीं है यहाँ पर। और प्रोविजन का या आंसर का जो वेटेज है वो ऐसा है, करीब करीब समझो कि 10 मार्क्स का अगर है तो 8 मार्क्स प्रोविजन पे है, 2 मार्क्स सेक्शन लिखने पे है। अब आप ये रिस्क रिवॉर्ड देख लो कि आपको वो एक्स्ट्रा 2 मार्क्स पाने के चक्कर में आप अपना 8 मार्क्स खोना चाहोगे क्या? अगर खोना चाहोगे तो ये रिस्क ले लो, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। और अगर नहीं लेना चाहोगे तो स्मार्ट इंसान बनो, गो विद द 8 मार्क्स, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, और उसको पता चलेगा उस ओवर स्मार्ट के चक्कर में मार्क्स ना कट जाए। ठीक है, तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट मतलब सर दबाव नहीं होना चाहिए। बंदूक की नोक पे शादी करवा दी, माना नहीं जाएगा, है ना, ये तो चलता है, ये तो सुनते हैं। फ्री कंसेंट, दोनों पार्टी रजामंद, रजामंद। कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी, छोटा बच्चा वाला जो मैंने बोला, माइनर है, लुनेटिक है, पगला है, ठीक है, पगला, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाए। लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, बोले ये चीज दे दे, इसके बदले में मैं तेरे को है ना अपने वो ड्रग्स का सारा माल दे दूंगा, ये दे दूंगा। अरे भाई साहब, कंसिडरेशन तो है, लेकिन कंसिडरेशन भी अपने आप में लॉफुल नहीं है। कंसिडरेशन तो दे रहा है अगला, लेकिन वो लॉफुल नहीं है। तू ये कर दे, मैं तेरे को पाकिस्तान के अंदर की इतनी जमीन दे दूंगा, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन चाहिए, कंसिडरेशन गुड्स में भी हो सकता है, पैसे में भी हो सकता है, लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ है जिस पे बात करना चाहता था वो ये रहा, दो पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 10 भी पूरा सॉरी सेक्शन 10 भी पूरा पूरा चीज़ों को कवर नहीं करता, तो दो पार्टीज होनी चाहिए। क्योंकि ये ना बाद में ऐड ऑन हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बाद में ऐड ऑन हुआ है। तो बाद में ऐड ऑन क्या हुआ, लॉ है ना, फिर बोलता हूँ, लॉ समय के हिसाब से बदलता जाता है, लॉ में समय आते आते कई चेंजेस आते हैं। आपको याद होगा ना, हमने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बाद एलएलपी एक्ट आया। क्यों आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, क्यों आया? क्योंकि वो ज़रूरत थी। यही ज़रूरत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को मिली। बोले बहुत सारे लोग एग्रीमेंट तो कर दिए, लेकिन वो फॉल्स एग्रीमेंट है। राइट, मैं मेरे ही कंपनी को मेरा माल बेच रहा हूँ, इस तरीके की एक्टिविटी होने लगी, तब आया कि नहीं भैया टू पार्टीज होने चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसको अलग से मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ये तो कॉमन है, ये तो कहीं से भी लिख लोगे, ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 5, 11, 6 पॉइंट इधर, 5 पॉइंट उधर। तो ये पॉइंट नहीं बोले, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड का मतलब होता है नल एंड वॉइड, अपने बोलते हैं ना नल एंड वॉइड है, ये इसको हटा दे। जनरली बच्चे क्या कहते हैं, एग्जाम में जाने से पहले लगता है जो जो चीज़ नहीं पढ़ा हो, अचानक दोस्त बोलता है भाई एग्जाम में आने वाला है, फिर अपने बोलते छोड़ ना यार, अब इसको नल एंड वॉइड समझ। नल एंड वॉइड का मतलब है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय। राइट, नेक्स्ट, टू पार्टी। देखो सेक्शन 10 पे आ जाते हैं, सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आ जाते हैं। दो पार्टी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ बहुत बढ़िया। To constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and buyer. The seller and buyer must be two different persons because a person cannot buy his own goods.
और ये देखा गया, ये देखो ये कुछ केसेस है वहाँ पे, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड गो। सर ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस झगड़ा कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, केस जब लड़ा जाता है ना तो कोई आदमी कोई किसी दूसरे पार्टी के केस में होता है। सर अगर हम लोग को एग्जाम में ये सब लिखना है लेकिन हम लोग को याद ना हो कि कौन सा स्टेट ऑफ गुजरात का लड़ाई किसके साथ हुआ था, क्या हुआ नहीं हुआ, हम कैसे याद करेंगे? तो वहाँ पे जनरल लैंग्वेज लिख देना, इन द केस ऑफ, अगर नाम याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इन द केस ऑफ रिलेवेंट पार्टीज एपेक्स कोर्ट, ई ए पी ई ए, इस वर्ड को लिख लो, एपेक्स कोर्ट डिक्लेयर्स सच डिसीजन। एपेक्स कोर्ट, ए पी ई एक्स, एपेक्स मतलब होता है माननीय। अब आपको तो याद नहीं है हाई कोर्ट का फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो अपने वहां पे ना एपेक्स कोर्ट बोल सकते हैं। मेरे को आपका नाम नहीं पता, मैं बोल दूंगा माननीय। तो मेरे को यहाँ पे नहीं पता हाई कोर्ट का फैसला था या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो वहां पे लिख दो आप एपेक्स कोर्ट, ए पी ई एक्स सी ओ यू आर टी। सीए वाले बच्चे बड़ा जल्दी से कोरिलेट कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीकॉम वाले बच्चे भी फट से कोरिलेट कर लिए। मेरे प्रिय गुरुजन का एक बड़ा स्टेटमेंट था कि दुनिया में ये मत देखो इसको क्या आता है, ये देखो मजेदार कि थोड़ी देर के बाद सबको कितना आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी को ये चीज नहीं पता हो, या पता है, लेकिन अब अगर नहीं पता है तब आप गुनहगार हो। अब आपको पता है ना एपेक्स कोर्ट कब लिखना है, जब आपको नहीं पता कि ये फैसला हाई कोर्ट का था या सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां पे आप एपेक्स कोर्ट वर्ड यूज कर दो, काम बन जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा। When on dissolution of partnership, the assets of the firm were divided among the partners. The sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. The partners being joint owners of these assets cannot be both buyer and seller. ये केस हुआ था, रमन लाल जी ने कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं अपनी उसी पार्टनरशिप फर्म में क्या किया, डिसोल्यूशन हो रहा था तो खुद खुद को माल बेच दिया, राइट। तो ऐसे फर्म में डिवाइड में पार्टनर सेल्स टैक्स ऑफिसर चाह रहा था to tax this transaction. It was held that it was not a sale. The partners being joint owners of the assets cannot be both buyer and seller. Sales tax officer चाह रहा था कि इसको सेल्स ट्रीट किया जाए, बट जो पार्टनर्स थे वो बोले कि नहीं भैया, द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ दिस एसेट्स कैनॉट बी बोथ बायर एंड सेलर, एंड इस केस में इट वाज नॉट अ सेल, इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल। इसको सेल कंसीडर नहीं किया गया। क्यों? आपस में एक दूसरे को ही, आप अगर बाई सेल कर रहे हैं तो आप ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको सेल कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो सर क्या रमन लाल जी ने उसको दिखाया था सेल? उन्होंने ट्राई किया होगा। The assets of the firm were divided among the partners. The sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. ये देखा गया कि ये सेल नहीं कहलाया जाएगा। उन्होंने कोशिश की होगी थी चलो बेच दें इसको, दिखा दे कि ये बिका है और इस पे काम हुआ है। नेक्स्ट, अगर चीजों को समझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा एक चीज और है सर, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहाँ पे ये इस जगह पर रहे हैं। A contract involves at least two parties, one party making the offer and other party accepting it. A contract may be made by natural persons and by other persons having legal existence. Example, companies, universities, etc. It is necessary to remember that the identity of the parties be certainable, जिसको आप सर्टन कर सके, काउंट कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं, बोगस नहीं होना चाहिए, वर्ड इज बोगस। बोगस मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसा नहीं होना। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है मेरा एक कोट है, योर इंटेंशन इज योर डेस्टिनेशन। आप जैसी इच्छा रखोगे आप अंत में वैसे ही बनोगे, आपका रिजल्ट वैसा ही होगा। So there must be an intention among the parties that the agreement should be followed by legal consequences, right? Social or domestic agreements are not contract. Social or domestic agreements are not contract. A husband promised his wife to take her on holiday tour. This was held not to be a contract as it was a social agreement. Sir, अभी बेल्फोर बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, मतलब पत्नी ने पति, एक अभी हाल ही में मूवी आई पता है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 दिन ही हुआ इस मूवी को आए हुए, दैट इज़ मेट्रो इन दिनों, शायद कुछ बच्चों ने देख भी ली होगी। उसके अंदर एक सीन है जहाँ पर पत्नी होटल पर केस कर रही है और ये कह रही है कि उन्हीं का जो पति है वो बिना इजाज़त के उस होटल के रूम में कैसे एंटर कर, और होटल वाला उस पति को बेचारे ढूंढ के उसकी पिटाई करने की कोशिश।
दैट वाज द फनी मोमेंट, बट चीज़ों को समझिए। सोशल एग्रीमेंट है, आप हस्बैंड वाइफ है, एक सोशल एग्रीमेंट पे है, राइट? आज इसीलिए कहीं न कहीं ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जब आप शादी करेंगे, तो आपको अपनी शादी को भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तो सर पहले तो नहीं करवाते थे हमारे दादाजी, पापा-मम्मी ये सब, तब फिर कोई कोर्ट कचहरी होता था तो पता है क्या क्या एविडेंस दिया जाता था कि शादी हुई है? शादी का कार्ड, वो एज़ एन एविडेंस काम आता था। अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी हो गया है कि अगर आप मैरिज करते हैं तो अपने मैरिज को रजिस्टर करवाना एज पर इंडियन मैरिज रजिस्टर एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज लीगल, इज मैंडेटरी, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पे चीज़ है कि पति पत्नी आपस में, पति ने पत्नी पर चोरी का आरोप लगाया कि मेरे शर्ट से 500 रुपये गायब। क्या करेगा गवर्नमेंट? सर कुछ नहीं करेगा, बोलेगा ये तो सोशल एग्रीमेंट है, पत्नी का राइट बनता है। तो मैंने जो शुरुआत में बोला ना कि हम एक जहदोजहद में हैं, राइट? हम एक जहदोजहद में हैं जहाँ पर हमारा इंडियन मेथोडोलॉजी बोलता है कि पत्नी का तो ये राइट बनता है पति के पॉकेट से पैसे चुराना, जबकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि हो सकता है ये गलत हो जाए, लीगली आप गलत हो जाए। इन चीज़ों को समझना और मज़ेदार तरीके से समझने का ही काम हम इस सारी चीज़ों में कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन कंडीशन दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर पैसा देगा। हियर ए इंटेंडेड टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप विद बी, हेंस द सेम इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन फेलियर बाय बी टू मेक अ पेमेंट ऑन द ड्यू डेट अगेंस्ट सू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया, कोर्ट कचहरी चले जाएंगे, केस ठोक देंगे। ठोकना केस वैलिड भी है। किसी को बोला पिकनिक पे जाएंगे, राइट, घूमने जाएंगे, राइट, और वो मेघालय वाला कांड और टंकी, ब्लू टंकी वाला कांड के बाद बेचारा डर के नहीं गया, तो उस केस में उसको कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में वहाँ पे सर्टन कंप्लाइड होना जरूरी है। जैसे अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो ओरल में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जनरली नहीं होता। Further, in case of certain contract, registration of the contract under the laws which are in force at the time is essential to be valid. Example, in the case of immovable property. Thus, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in presence of a witness, underline कर लो witness word को, बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, or any law relating to the registration of documents must be complied with. सर मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न और ओरल, पहले तो इसको कर लो, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, but in the interest of the parties, the contract must be written. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. सेना के जवानों के केस में ना ओरल कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। जी हाँ, सेना के जवान जो हमारे बॉर्डर्स पे है और कुछ विषम परिस्थिति में देश की सेवा कर रहे हैं, उस केस में ओरल कॉन्ट्रैक्ट का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सर इसके अलावा हाँ, कई नॉर्मल वे में भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स का इंपॉर्टेंस है। वहाँ पर आप मतलब मज़ेदार बात बताऊँ क्या, व्हाट्सएप को लेकर भी ये चीज़ आई कि व्हाट्सएप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो टेक्स्ट है, जो आप एक दूसरे को लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम कर सकता है क्या? तो आंसर इज यस। ठीक है, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप वॉइस कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप भेज रहे हैं, वॉइस मैसेजेस, उसको भी आप एज ए लीगल डॉक्यूमेंट की तरह मानते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको मानता है। बात अब ये कर लेते हैं कि इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर, इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉज विच आर इन्फोर्स इज टू बी वैलिड। तो वहाँ पर क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में, राइट, या फिर जवानों के केस में बताया, जब यहाँ पर एक विषम परिस्थिति होती है और वहाँ पर एक्सेप्टेंस चाहिए, तो अब वो वहाँ से आकर तो उस चीज़ को साइन नहीं कर सकता ना, तो ओरली भी उस चीज़ को माना जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़। तो सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी और भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका भी होना जरूरी हो जाता है। उसको भी हम एलियड लॉज भी बोलते हैं, आएंगे डिटेल में और बात करें। विटनेस की बात कर रहे थे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट में विटनेस का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। विटनेस का सिग्नेचर मांगा जाता है। और विटनेस का सिग्नेचर जो है वो अपने आप में ये दिखाता है
कि कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो यहाँ पर विटनेस से भी पूछताछ की जा सकती है, उससे भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग्यू और indefinite. मतलब A agrees to sell to be 100 tons of oil. There is nothing certain to show the what kind of oil was intended. तो सर्टेन चीज होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं होगा अब फिर उसको मान नहीं सकते। XYZ Limited agreed to lease the land to Mr. A for 8 years. The contract is not valid as the period of lease is not mentioned. दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कुछ भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। इतने साल के लिए एग्रीमेंट है, इतने साल के लिए लीज है, इतने साल का ये होना है। इसीलिए ना कभी इस जगह ब्लैंक नहीं जाएगा कि हाँ इनडेफिनेट पीरियड के लिए, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब उसको माना नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, terms of the agreement should be capable of performance, should be capable of performance. An agreement to do an impossible itself cannot be enforced. मतलब A agrees with B to discover treasure by magic. Agreement cannot be enforced as it's not possible to be performed. गिली गिली छू ये हो जाएगा। जमीन को खोदिए, नीचे असरफिया मिलेंगी, सोना मिलेगा, नाग देवता मिलेंगे, उनके साथ मनी मिल जाएगी, चलेगा नहीं, राइट। द पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स। और ये चीज हम बच्चे बुद्धू बच्चे थे, आज की जनरेशन बुद्धू नहीं है। हम जब छोटे थे तो सच में ऐसे लगता था मैजिशियन कितना पैसा वाला हो सकता है। सर आप इतने बुद्धू थे, हमारा बचपन बुद्धू था, आज का बचपन बुद्धू नहीं है। आज जब हम अपने बच्चों के साथ जब जाते हैं तो हमारा बच्चा समझता है कि ये कबूतर कहाँ से आया, वो ऐसे बता पापा देखिए वहां से नहीं, वहां से कर रहा है, वो मेरे को दिख रहा है पापा। तो हम बच्चे बुद्धू थे कि कितने कबूतर होंगे उन अंकल के पास जो मैजिशियन है। हमको लगता था कि ही पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। आज के बच्चे जानते हैं, आज का लॉ जानता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 उसके हिसाब से क्या क्या चीजें हैं ऑफर है पर, तो मतलब पहले 5 पॉइंट पे बात कर लिए जो एड ऑन हुए, क्योंकि वो रियल लाइफ में आए जहां पे लगा कि चीजें बदल रही हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस एग्रीमेंट पे बात कर चुके हैं। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब है कंसेंसस से डिडेम, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फॉर एग्जांपल, पति पत्नी, ये क्या दिख रहा है सर, नागिन, हाँ, पति पत्नी पुचके वाले की दुकान, पुचका, गोलगप्पा, गुपचुप, कई नाम से फेमस हमारा पानी पूरी खा रहे थे पत्नी पति, पति और पत्नी। पत्नी पति को बोली सुनिए ना, आप भी खाइए। पति बोला नहीं मैं नहीं। तो पत्नी बोली मैं और खा लूं। पति बोला नागिन और खा ले। पत्नी को आया गुस्सा, आपने मुझे नागिन बोला। पति बोला अरे नहीं नहीं मैंने बोला नागिन, डोंट काउंट, राइट। तो दोनों का एक ही लाइन, एक ही शब्द, एक ही मीनिंग, मीनिंग अलग हो गया सर। उसने क्या सोचा, उसने क्या तो कोई रियल और एग्जांपल, मेरे रियल लाइफ का एग्जांपल, मतलब किसी जहाँ पे क्लासेस करने जाते थे जब हम लोग स्टार्टिंग करियर में थे, तो वहाँ पे ही नीचे में एक वो था ढाबा टाइप का। तो ढाबे वाले भैया को हर दिन दोपहर में 1:30 बजे लंच ब्रेक होता था तो चले जाते थे खाने के लिए। अब पहले दिन ना पनीर की सब्जी खिलाया था, बड़ा दमदार मज़ेदार, नाम क्या था पता नहीं। दूसरे दिन गया, मेरे से रहा नहीं गया, मैं भैया वो कल वाला सब्जी खिलाई। सच में आई वॉज नॉट इन दैट मूड कि मैं बासी सब्जी मांग रहा हूँ, बट ही रिएक्टेड, अरे बाबू हम लोग ताज़ा सब्जी बनाते हैं डेली डेली एंड यू आर आस्किंग फॉर द कल वाला सब्जी। ओ माय गॉड, इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंस एट डिडम, कि मेरा कहने का मतलब था कि कल जो सब्जी खिलाए थे वो वाला सब्जी, नाम नहीं पता था, एंड ही टेक इट एज अ कि कल वाला सब्जी मतलब ही इज आस्किंग फॉर द बासी सब्जी। तब ये एग्जाम्पल समझ में आया, राइट। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे लाइफ में जुड़े हैं जो बताता है कि एक ही बातों का कई मतलब निकल सकता है, तो दोनों पार्टी राजी हो जाए।
एक महाभारत का एग्जाम्पल था बड़ा मजेदार, आपको याद होगा शायद, अश्वत्थामा मारा गया एंड कृष्ण भगवान इज द हिज यू नो मैजिशियन ऑफ वर्ड्स, इज द किंग ऑफ वर्ड्स, जादू। तो उनको ये था ना कि अश्वत्थामा बोल के कैरेक्टर था, द्रोणाचार्य जी का बेटा। एंड शाम के समय वो ये था युद्ध में इम्पोर्टेंट कि कहीं ना कहीं कि युद्ध रुक जाए या रोक दिया जाए उस दिन के लिए, क्योंकि पांडव कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ऑल ऑफ सडन ये अनाउंस करवाया, क्योंकि एक हाथी मारा गया था। अश्वत्थामा का मतलब हाथी का बच्चा भी होता है, छोटा या हाथी होता है। एंड ही अनाउंस अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। कौरव बिकम्स वेरी पागल हो गए, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। एंड ही टुक द एडवांटेज ऑफ दिस कंसेंसस एडिडम कि उनका अश्वत्थामा हाथी था, तब लोगों ने उस अश्वत्थामा को समझा जो इंसान था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो कंसेंसस एडिडम से जुड़ी हुई है, वो हम अपने लाइफ में कई बार देखते होंगे। एंड इफ पॉसिबल है तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना अगर आपने कहीं पे भी अपने लाइफ में कंसेंसस एडिडम देखा होगा तो। ठीक है, तो फ्री कंसेंट इज मीन्स टू or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense, in the same sense, the same sense. This can also be understood as the identity of minds in understanding the term, which consists of them. Consent is just a Latin word, Latin. This consent must be free. Competency of the parties. A person is competent to contract who is age of majority, age 18 plus. Sound mind. Sound mind. साउंड माइंड मतलब सर अनसाउंड माइंड भी होता है, हाँ होता है। तोड़ फोड़ कर दिया, पागलपंथी, दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तो सर पागल जिसको बोलते हैं बोल सकते हो आप, राइट। नंबर सी इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। कोई कोई इंसान ना इंसॉल्वेंट हो जाता है, सुन लो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवाते हैं एज पर द लॉ। विजय माल्या सर, हाँ विजय माल्या का भोजन नाम ही विजय मार लिया बोलते हैं, विजय मार लिया, रुपया पैसा मार लिया लोगों का। तो विजय माल्या वाले केस में, विजय माल्या के केस में ही इज बैंकरप्ट। अब आपको बता देता हूँ, बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर कराना कोई आसान प्रोसेस नहीं है। जब आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा देते हैं ना, उसके बाद फिर आप किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, राइट? समझ में आ गया पॉइंट। क्वालिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन 18 प्लस पे बात कर चुके, साउंड माइंड होना चाहिए, ड्रंकन पर्सन का कहना नहीं माना जाएगा, इडियट नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिनेंट इज सपोज। देखो एक मजेदार बात बताता हूँ, एक वर्ड आएगा यहाँ पे अभी, इनोसेंट। इनोसेंट, इनोसेंट भी नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मजेदार पार्ट बताता हूँ। क्या मजेदार पार्ट है सर? यहाँ बड़ा बड़ा कांड कर लेने के बाद आपका वकील पता है आपको क्या डिक्लेयर करने में लगा रहता है? क्या सर? इनोसेंट। माई क्लाइंट इज इनोसेंट, माई क्लाइंट इज एन इनोसेंट पर्सन, माई क्लाइंट इज ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब सर जीते जीते क्राइम कर रहा है, उसके बाद उस क्राइम से बचाने के लिए यही वर्ड, ये जो सामने वर्ड है उसको प्रूव करने पे कोशिश करते हैं। हाँ, ही इज एन इडियट। इडियट पे तो माफी नहीं मिलता, माफी मिल जाता है लुनेटिक पे, माफी मिल जाता है इनोसेंट पे, माफी मिल जाता है, तो ये बताया जाता है ही इज इनोसेंट। और ये प्रूफ करने के चक्कर में आगे निकलता है। ये मजेदार बात है कि मतलब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते तो यू यू आर ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट कि आई एम स्मार्ट पर्सन, और जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वही उल्टे हाथ आपका वकील ये प्रूफ करने में लग जाता है कि ही इज इनोसेंट, बेचारा कुछ नहीं जानता था, ये तो भूल हो गया, गलती हो गई, कुछ नहीं, कसूरवार ही नहीं है। कई चीजें मजेदार है, लॉ बता, लॉ बहुत मजेदार है, आपको लगेगा यू नो काउंट्स, इकोनॉमिक्स सब में ना एक एक लाइन जा रही है, लॉ में ना ऐसे ठीक जाएगा, एक मतलब ये तो दूसरा मतलब वो, तो ये इस सब्जेक्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है, राइट। कंसिडरेशन पे बात करते हैं सर, ये वाला पॉइंट भी बता देते, पॉइंट सी, दिस वुड नॉट बी डिस्क्राइब बाय हिज स्टेटस, फॉरेन सर्वेलेंस नहीं होना चाहिए, एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए,
पाकिस्तान के किसी नागरिक के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते। कई कंट्री को हम लोग है ना एनिमी कंट्रीज घोषित कर देते हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वैलिड नहीं माना जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, कंसिडरेशन पे बात कर लेते हैं। इट इज एफर्ड एज क्विड प्रो क्वो, समथिंग इन रिटर्न। ऑब्वियस है सर, अगर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी बात कर रहे थे, A agrees to sell his books to B for rupees 100. B is promised to pay 100 is the consideration for A is promised to sell his books. As promised to sell the books is consideration for B is promised to pay 100. कहानी 100 गंद के साथ खत्म हो गया कि 100 रुपीज में किताब बेचने को बोला गया, 100 रुपीज कंसिडरेशन कहलाएगा। सर प्यार मोहब्बत में कंसिडरेशन होता है क्या? नहीं होता है, वो आगे पढ़ेंगे, एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका कुछ एक्सेप्शंस होता है, धीरे से बाद में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दा है राइट, तो बाद में बात करेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन, इट मस्ट बी लॉफुल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसका मतलब क्या है सर? इट मस्ट बी लॉफुल मतलब सेक्शन 23 states that the consideration or object is not lawful if it is not prohibited by law. prohibited मतलब होता है बैन किया हुआ, बंद किया हुआ, मना किया हुआ। or is such a would defeat the provisions of law if it is fraudulent or involves injury to the person or property of another or court regards to it as immoral or opposed to public policy। कहने का मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला आपको कंसिडरेशन के तौर पे वो सब कुछ दिया जा रहा है जो कि लॉ के हिसाब से गलत है, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। ड्रग्स गलत चीज है, कंसिडरेशन में ड्रग्स ही दिया जा रहा है, मामला गड़बड़ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। A promises to drop prosecution initiated against B for robbery, मतलब robbery मतलब डकैती, ठीक है। Drop prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void as its object is unlawful. A promises to drop prosecutions instituted against B for robbery. A promise किया कि हम आपके खिलाफ जो केस लड़ रहे हैं उसको वापस ले लेते हैं। B बोला कि ठीक है, रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, जो जितना का माल चुराए उतना का पैसा दे देगा। द एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि रॉबरी ही एक इलीगल चीज है राइट, उस केस में उसको माफी, मतलब ये तो वही हो गया सर, चोर पकड़ा गया, चोर बोल रहा है काम करिए, जो चुराया वो हम आपको दे देते हैं, केस को रफा दफा करिए, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो सजा है वो इस बात की सजा नहीं है कि आपने कितने का माल चुराया और कितने का वापस दिया, हिसाब नहीं देखा जा रहा। यहाँ ये देखा जा रहा है कि आपका एक्ट वॉज रॉन्ग, आपने चोरी की राइट, आपने डकैती की, द एक्ट वॉज रॉन्ग, डकैती का माल सारा पकड़ा गया, आपको पैसा सारा माल रिटर्न भी हो गया, वहां तक दिक्कत नहीं है। ये चोरियों में वही होता है, 10 लाख का चोरी किया, 9 लाख मिल गया, 1 लाख उड़ा दिया, कोई बात नहीं, 1 लाख और ले सकते थे, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, मामला चल रहा है आपके एक्ट के ऊपर में कि आपने चोरी की, केस चोरी के ऊपर होगा, ना कि चोरी के अमाउंट को लेकर केस होगा राइट। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, द एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी ऑन विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड, इलीगल और वॉइड, ठीक है। और एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सेप्शनली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलीगल वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स। कहने का मतलब जो एक्ट लॉ के हिसाब से प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है। थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज्ड फॉर पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। किसी को मारने का धमकी देना, पब्लिक से किसी को बदनाम करने की साजिश करना। सिमिलरली एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा, क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। ये एग्जाम्पल्स ही, ये सारी चीज़ें में वो उसको वॉइड एग्रीमेंट्स माना जाएगा। वापस से थ्रेट टू कमिट मर्डर, किसी को धमकी दे देना कि तुझे जान से मार देंगे, और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, किसी को बदनाम करने के लिए गंदा गलत बयान देना, और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर, लोगों के खिलाफ गलत काम करने के लिए आपका कोई एक्ट करना होना। Similarly, any agreement in restraint of trade, marriage, legal proceeding etc. are classic example। कोई भी एग्रीमेंट जो किसी ट्रेड को रोकने, मैरिज के केस में, लीगल प्रोसीडिंग के केस में राइट, जो गलत है राइट, उस केस में उसको आप क्लासिक एग्जाम्पल्स है वॉइड एग्रीमेंट का। एक बड़ा रिसेंट का एक जोक याद आ रहा है, मैरिज वाला चीज
के, और स्पेशली बात ये कि फूफा जी का वो एक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से कैसा माना जाएगा। तो शादी का टाइम था, फूफा जी और भतीजा जी, राइट, लूडो खेल रहे थे। शादी के समय आए हुए थे, 2-3 दिन पहले आ जाते हैं भूआ जी, फूफा जी, स्पेशली फूफा जी को मनाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है शादी के समय बात हो तो। तो जैसे ही बच्चे ने लूडो में अपनी चाल चली, गोटी को प्लेस किया, फूफा जी को बोला, फूफा जी आप अपनी चाल चलो। क्या था? सगाई शादी तुड़वा दी। फूफा जी ने बोला मैंने अपनी चाल चल दी, राइट? छोटी-सी बात है, गहरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने वो चाल चली, दैट इज़ द वॉइड एग्रीमेंट। वहाँ पर क्या है ना, कुछ भी गलत जो हो रहा है, चाहे डिफेमेशन कर रहे हैं, नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी, ये सब गलत है, टोटली गलत है, इलीगल है, ठीक है? वॉइड है, वहाँ पे उसको माना नहीं जाएगा। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में हम कहीं न कहीं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे बात करेंगे। उस पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या-क्या और इम्पोर्टेंट बन सकता है। आज के लिए इतना ही, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।